Good morning students. Today we will be discussing about chapter 2. Chapter 2 of first part is Rights in the Indian Constitution. This chapter is talking about the rights in Indian Constitution. In previous chapter we have read about our constitution. क्या है, किसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे बना, किन किन चीज़ों के कंपोजिशन से जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना. इस चैप्टर में अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. कॉन्स्टिट्यूशन देखो इज़ नॉट ओनली अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिलेटिव एजेंसीज जो चलाती हैं गवर्नमेंट को, खाली उनके बारे में पढ़ लेना ही कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हमें सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस मिलते हैं जिनकी मदद से जो कंट्री को गवर्न किया जाता है, कंट्री को रूल आउट किया जाता है, वो सारी चीज़ें हमें कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन होती हैं. सो हम यहाँ पर आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स. इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स, ये जो अधिकार राइट्स हमें मिले हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, या खाली टर्म राइट इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हैं हम. जब आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोलोगे तो आपको उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं राइट्स. इन 1882 ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क एशियन गेम्स का जब कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, द गवर्नमेंट एंगेज्ड फ्यू कॉन्ट्रैक्टर्स को बनाने के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को एंगेज किया गया. दीज कॉन्ट्रैक्टर्स दे एम्प्लॉयड अ लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स. बनाने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए थे ना, तो उन्होंने बहुत लार्ज नंबर में जो लोग हैं उनको हायर किया. अब दीज वर्कर्स वर केप्ट इन पुअर वर्किंग कंडीशंस एंड वर पेड लेस देन द मिनिमम अमाउंट विच इज बीइंग डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट. तो जो मिनिमम वेज है जो कि हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है फॉर द लेबर्स, उससे भी कम वेजेस पर उनको एम्प्लॉय किया गया. अब a team of social scientists they studied the poor condition of those social workers, those employees जो कि वहाँ रह रहे थे. अब इनकी पूरी इसको स्टडी करने के बाद में इन्होंने क्या देखा कि ना तो इनको फूड मिल पा रहा है प्रॉपर, बहुत पुअर कंडीशंस में काम कर रहे हैं. तो ओवरऑल वो इस नतीजे पर पहुँचे कि फंडामेंटल राइट है, जो इनका फंडामेंटल राइट है वो क्वेश्चन मार्क में आ गया है. इसीलिए अकॉर्डिंग टू, क्योंकि राइट टू फूड हमारा फंडामेंटल राइट आ जाता था उस वक्त, तो इन्होंने क्या करा, इन सारे सोशल वर्कर्स ने गवर्नमेंट में को आगाह करवाया इसकी सही कंडीशन के बारे में, और ये बताया कि इनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी इन्हें नहीं मिल रहे हैं, तो वो इनको उपलब्ध करवाए जाए. तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई. सेकेंड एग्जाम्पल आपके बुक में गिवन है माइकल लाइन का. 23 इयर्स की एज में उनको अरेस्ट कर लिया गया. ये रेजिडेंट थे च्यूवारे विलेज के आसाम डिस्ट्रिक्ट में. इनका बहुत ग्रीवियस इंजरी एक एक्सीडेंट के थ्रू इनको हो गई थी. ही वॉज फाउंड मेंटली टू अनस्टेबल टू स्टार्ट अ ट्रायल एंड वॉज sent as under trial in the Gopinath Mental Hospital for the treatment. लेकिन
पूरी ज़िंदगी निकल जाने के बाद भी 1967 से 1996 तक कोई इनको लेने के लिए ही नहीं आया, इनको पहली ट्रायल पर ही नहीं भेजा गया। तो एट द टाइम जब माइकल को रिलीज़ किया गया जुलाई 2005 में, ही वॉज 77 years old. So he spent his 54 years under the custody, during which his case never come up for hearing. तो ये क्या है, ये उनका जो फंडामेंटल राइट है उसके अगेंस्ट में है। तो ह्यूमन राइट कमीशन ने इंटरवन किया था इस केस को बाद में स्टेट के साथ। तो ये मतलब ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो ये बता रही हैं कि अब हम देखते हैं मैकैल के साथ क्या हुआ। पूरी लाइफ उसने वेस्ट कर दी क्योंकि प्रॉपर ट्रायल ही नहीं हुआ, उसके अगेंस्ट में कभी भी प्रॉपर ट्रायल नहीं हुआ, तो उसकी तो पूरी ज़िंदगी खराब हो गई। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरी सिटीजन द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जो उस बेचारे को मिला ही नहीं, तो उसका फंडामेंटल राइट का हनन हो गया। तो इसीलिए ऐसे किसी केस में जहाँ फंडामेंटल राइट नहीं दिए जा रहे हैं तो उस केस को आगे बढ़ाया जाता है। ये हमारा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स अगर हमें नहीं मिलते हैं तो उनके अगेंस्ट हम कोर्ट में जा सकते हैं। सो दिस इज हाउ व्हाट वी सी मीनिंग ऑफ राइट कहाँ है। मीनिंग ऑफ राइट्स, देखो जब हम मीनिंग्स ऑफ राइट की बात करते हैं तो राइट क्या, हमें ये बताना है कि सर्कमस्टेंसेस क्या हैं। राइट्स एक्चुअली है क्या? राइट्स एक्चुअली आर दोज कंडीशंस, वो कंडीशंस विच आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द पर्टिकुलर सिटीजन ऑफ द कंट्री। किस लिए दी जाती है? इन ऑर्डर दैट द सिटीजन में अटेन हिज बेस्ट सेल्फ इन द सोसाइटी, अपना बेस्ट जो है वो सोसाइटी में अटेन कर पाए, अचीव कर पाए। ये राइट्स होते हैं। राइट्स बहुत सारे तरह के होते हैं, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? लीगल राइट्स की। लीगल राइट्स जो होते हैं दे आर गिवन बाय द गवर्नमेंट टू इट्स सिटीजन्स, सिटीजन्स को दिए जाते हैं। वो लीगल राइट जो सिटीजन्स के हैं ये भी 3 कैटेगरीज में जो है क्लासिफाइड किए जाते हैं: सोशल राइट, पॉलिटिकल राइट और फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, वो फंडामेंटल राइट्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में हमको हमारे जो फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हमें गिवन है। अब फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये सारे हमारे क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं इनके कुछ पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं। लिमिटेड फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो लिमिटेड होते हैं। They are positive as well as negative in nature. Fundamental rights are the most detailed rights and are very comprehensive part. हर सिटीजन जो है एंटाइटल्ड है इक्वली फंडामेंटल राइट को एंजॉय करने के लिए, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको हम डिटेल से अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं। सो वेरी फर्स्टली वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन है और आर्टिकल 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो मेंशन है। ठीक है। अब 30 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्रॉपर्टी एक नया एक्ट जो है वो पहले नहीं था, इनिशियली बिगनिंग में नहीं था। सो एक नया एक्ट जो है वो लागू होता है राइट टू प्रॉपर्टी 44th अमेंडमेंट के बाद। हम शुरू से शुरू करते हैं। आर्टिकल
12 से 35 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में ये मेंशन है। सबसे पहला जो राइट है वो राइट है राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 12 राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 12 में मेंशन है। प्राइवेसी जो है, राइट टू प्राइवेसी हमें क्या बताता है? राइट टू प्राइवेसी बताता है कि अगर मैं मेरी पर्सनल चीज़ें किसी के साथ नहीं बांटना चाहूँ तो कोई मुझे इस चीज़ के लिए जो है वो फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है। मुझे कोई ज़बरदस्ती या ऐसे मेरे साथ इन सब चीज़ों के लिए नहीं कर सकता। इसके बाद है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 तक, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक जो है और राइट टू इक्वलिटी आता है। राइट टू इक्वलिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, इक्वल एक्सेस टू equal access on the ground of religion, equal access to shop, bathing, to going to hotels, etc. Equality of opportunity in employment, abolition of titles, जैसे जब अंग्रेज ब्रिटिशर्स थे तो ज़मींदार, साहब बहादुर, जनरल बहादुर, इस तरह के टाइटल्स को दिया करते थे। तो इन सारे टाइटल्स को अबॉलिश करा गया, ऑल आर कंसिडर्ड इक्वल। और अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है वो भी हमारा राइट टू इक्वलिटी में जो है आता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्या आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या कहता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं जिसको हम चाहें। कंट्री की साइड से या स्टेट की साइड से किसी भी तरह का कोई दबाव हम पर नहीं बनाया जाएगा कि हम किसी पर्टिकुलर धर्म को निभाएं। हम लोग द फ्रीडम ऑफ टू मैनेज योर रिलीजन, टू गिव रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन सर्टन इंस्टीट्यूशंस, टू प्रीच योर रिलीजन, सबकी आज़ादी हमको है। ऑन द अदर हैंड हमें किसी और के रिलीजन को क्रिटिसाइज करने की आज़ादी यहाँ पर नहीं है। इसके बाद हमारा आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमारे 23 और 24 आर्टिकल में आता है। यहाँ हमें क्या बेनिफिट मिलता है? इससे हमें इस एक्ट्स के थ्रू हम प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजर्डियस जॉब, जहाँ पर किसी भी तरह से उनकी ग्रोथ को खतरा है, इस तरह की ग्रोथ में जो है वो काम नहीं करेंगे। इसके बाद हमारा आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि आर्टिकल 29 से 30 के बीच में आता है। अब ये क्या कहता है? ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वो बना सकते हैं। जितनी भी आपको ये क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस दिखाई देती हैं, मदरसे एंड ऑल, ये सब इसी एक्ट के तहत जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। इसके बाद हमारा आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़, जो कि 32 से आगे 35 तक आता है। 29 और 30 में हमें आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आते हैं, और राइट टू प्रॉपर्टी आता है, जो कि 44th अमेंडमेंट के बाद हमारे उसमें एक्ट हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को हम पढ़ेंगे आगे, अलग अलग कोर्सेज में किस तरह से इंश्योरेंस ऑफ रिट्स मिलती हैं हमको, रिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा ये। तो ये 32 में है। तो ये सारे जो राइट्स हैं ये हमें दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है,
इसका मतलब क्या है? देखो, इट मीन्स थ्रू विच very firstly we will be talking about the fundamental rights. Fundamental rights कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन है और आर्टिकल 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो मेंशन है। ठीक है, अब 30 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्रॉपर्टी एक नया एक्ट जो है वो पहले नहीं था, इनिशियली बिगिनिंग में नहीं था। सो एक नया एक्ट जो है वो लागू होता है, राइट टू प्रॉपर्टी 44th अमेंडमेंट के बाद। हम शुरू से शुरू करते हैं। आर्टिकल 12 से 35 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में ये मेंशन है। सबसे पहला जो राइट है वो राइट है राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 12 राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 12 में मेंशन है। प्राइवेसी जो है, राइट टू प्राइवेसी हमें क्या बताता है? राइट टू प्राइवेसी बताता है कि अगर मैं मेरी पर्सनल चीज़ें किसी के साथ नहीं बांटना चाहूँ तो कोई मुझे इस चीज़ के लिए जो है वो फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे कोई ज़बरदस्ती या ऐसे मेरे साथ इन सब चीज़ों के लिए नहीं कर सकता। इसके बाद है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 तक, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक जो है और राइट टू इक्वलिटी आता है। राइट टू इक्वलिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, इक्वल एक्सेस टू equal access on the ground of religion, equal access to shop, bathing, to going to hotels, etc. Equality of opportunity in employment, abolition of titles, जैसे जब अंग्रेज ब्रिटिशर्स थे तो ज़मींदार, साहब बहादुर, जनरल बहादुर, इस तरह के टाइटल्स को दिया करते थे। तो इन सारे टाइटल्स को अबॉलिश करा गया, ऑल आर कंसिडर्ड इक्वल। और अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है वो भी हमारा राइट टू इक्वलिटी में जो है आता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्या आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या कहता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं जिसको हम चाहें। कंट्री की साइड से, स्टेट की साइड से किसी भी तरह का कोई दबाव हम पर नहीं बनाया जाएगा कि हम किसी पर्टिकुलर धर्म को निभाएं। हम लोग द फ्रीडम ऑफ टू मैनेज योर रिलीजन, टू गिव रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन सर्टन इंस्टीट्यूशंस, टू प्रीच योर रिलीजन, सबकी आज़ादी हमको है। ऑन द अदर हैंड हमें किसी और के रिलीजन को क्रिटिसाइज करने की आज़ादी यहाँ पर नहीं है। इसके बाद हमारा आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमारे 23 और 24 आर्टिकल में आता है। यहाँ हमें क्या बेनिफिट मिलता है? इससे हमें इसमें इस एक्ट्स के थ्रू हम प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजर्डियस जॉब, जहाँ पर किसी भी तरह से उनकी ग्रोथ को खतरा है, इस तरह की ग्रोथ में जो है वो काम नहीं करेंगे। इसके बाद हमारा आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि आर्टिकल 29 से 30 के बीच में आता है।
अब ये क्या कहता है? ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, की अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वो बना सकते हैं। जितनी भी आपको ये क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस दिखाई देती हैं, मदरसे और ये सब इसी एक्ट के तहत जो है वो हमारे सामने आते हैं। इसके बाद हमारा आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़, जो कि 32 से आगे 35 तक आता है। 29 और 30 में हमें आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आते हैं, और राइट टू प्रॉपर्टी आता है, जो कि 44th अमेंडमेंट के बाद हमारे उसमें एक्ट हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो हैं, इट मीन्स लाइक थ्रू विच, वो क्या चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को हटाते हैं। कुछ रिट्स हैं, है ना। इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? बिकॉज दिस राइट गिव सिटीजन द राइट टू अप्रोच इन अ हाई कोर्ट और टू द सुप्रीम कोर्ट टू गेट एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट रिसॉर्टेड इन द केस कि अगर उसको नहीं मिल रहे हैं, अगर हमें फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो इस एक्ट के थ्रू, इस राइट के थ्रू हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, ये बताने के लिए कि हमें ये फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहे हैं, इनको रिस्टोर करा जाए, है ना। इसके अब ये कौन कौन से होते हैं? कुछ रिट्स हैं इसके अंदर। द कोर्ट कैन इशू वेरियस स्पेशल ऑर्डर्स टू नो द रिट्स। सबसे पहली है हैबिस्कस कॉर्पस। ये क्या होती है? ये रिट होती है कि जब कोर्ट ऑर्डर करता है दैट द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर हिम, इट कैन ऑल्सो ऑर्डर टू सेट फ्री एन अरेस्टेड पर्सन इफ द मैनर ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट आर नॉट लॉफुल और अनसेटिस्फैक्ट्री। देखो, अगर किसी भी केस में हम अरेस्ट करते हैं किसी पर्सन को, तो उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना होता है विद इन 24 आवर्स। जैसे जब फीमेल्स को आप अरेस्ट करते हैं, तो कोई फीमेल एम्प्लॉय, फीमेल पुलिस ही जो है वो अरेस्ट करेगी, तो कुछ रूल्स बने हुए हैं इसके लिए। अगर हमें लगता है हमारी इस तरह की चीज़ों का वोलेशन हुआ है, तो हम हैबिस्कस कॉर्पस के रिट के थ्रू हमारी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। सेकंड जो है वो है मैंडेमस। This writ is issued when court finds that a particular office holder is not doing legal duty and thereby is going against the law of the corporation। तो वो क्यों है, वहाँ किस लिए है, ये सारी चीज़ें पता करने के लिए उसी ऑफिस के हायर अथॉरिटी को वो बुला सकता है। थर्ड जो रिट है वो है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या कहती है? दिस रिट इज यूज्ड बाय हायर कोर्ट, और हायर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी यूज़ करता है व्हेन अ लोअर कोर्ट हैज़ कंसिडर्ड अ केस गोइंग बियॉन्ड इट्स ज्यूरिडिक्शन। हमने ज्यूरिडिक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा कि हर कोर्ट की एक लिमिटेशन है कि इस तरह के केसेस को ही वो देख सकता है। तो जब ये पता चलता है हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को कि इन कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन ही नहीं है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, फिर भी वो इसको सुन रहा है, तो वो उसे या लॉफुली नहीं हो रहा है उसका डिसीजन, तो वो उसे अपने पास मंगवाने के लिए प्रोहिबिशन रिट का इस्तेमाल करता है। को रेंटो ये क्या बोलता है? इफ अ कोर्ट फाइंड्स, अगर किसी भी कोर्ट को ऐसा लगता है दैट अ पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस बट ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू डू सो, वो बैठा है ऑफिसर बन के उस ऑफिस में, लेकिन वो उस लायक नहीं है, उसको अथॉरिटी नहीं है, तो इस रिट का इस्तेमाल करते हैं रिस्ट्रिक्ट करते हुए दैट पर्सन फ्रॉम एक्टिंग एज सच एन ऑफिस होल्डर। लास्ट जो हमारी रिट है वो है क्रिटायोकॉर्ड। ये क्या होती है? अंडर दिस रिट द कोर्ट ऑर्डर्स अ लोअर कोर्ट और अनदर अथॉरिटी टू ट्रांसफर अ मैटर बिफोर इट टू द हायर अथॉरिटी और द हायर कोर्ट। ये कहाँ यूज़ किया जाता है? जहाँ मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है कि मेरा केस जो है वो फला एम्प्लॉय लड़े, फलाना ऑफिसर इंक्वायरी नहीं करे, कोई और करे, या उस कोर्ट में ना हो, कहीं और हो। ऐसा नहीं कि कोई भी चला जाएगा और हो जाएगा। अगर वो लॉफुल होगा तो ही इस रिट का इस्तेमाल करते हुए जो है वो चीज़ें आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। अपार्ट फ्रॉम ज्यूरिडिक्शन बहुत सारे मैकेनिज्म हैं ऐसे जो क्रिएट किए गए हैं लेटर ईयर्स में फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ बना, है ना, नेशनल कमीशन ऑन वुमेन बना, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट बना। ये सारे भी उस पर्टिकुलर चीज़ को जिसके लिए बने हैं उन लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी राइट
जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो हमें राइट्स दिए हुए हैं उनके हिसाब से की जाती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का वो है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये जो सारे फंडामेंटल राइट्स हमें गिवन है इन सब की इम्पोर्टेंस क्या है। देखो, देयर इज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स विच आर गारंटेड टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, टू द इंडियन सिटीजन्स बाय इंडियन Constitution, because these rights are helpful to create necessary conditions for all around development of a citizen. इन rights की वजह से ही हमारा जो citizen है वो अपना पूरा development करने में कामयाब हो पाता है। They are also helpful in the establishment of social equality and secularism in the country, जो कि हमारे country का base है। इन सारी चीज़ों में हमें मदद मिलती है। तो अब इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है, देखो सबसे पहले हम देखते हैं इट इज़ वेरी एसेंशियल राइट्स। सम राइट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन फंडामेंटल राइट्स विच आर वेरी एसेंशियल फॉर द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। अपनी ज़िंदगी जीने के लिए वो राइट्स जो है वो हमारे लिए ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनफैक्ट हम कह सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ दीज राइट्स ह्यूमन बीइंग जो है इट कांट लीड अ लाइफ ऑफ अ सुपीरियर ह्यूमन बीइंग। सो इन अ मॉडर्न डेमोक्रेसी इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द स्टेट टू गारंटी दीज काइंड ऑफ राइट्स, जैसे राइट टू लिबर्टी है, राइट ऑफ स्पीच है, राइट ऑफ लाइफ एंड फ्रीडम है। ये अगर नहीं होंगे तो एक ह्यूमन बीइंग एक रिस्पेक्टेबल ज़िंदगी नहीं जी सकता जो कि उसको जीनी चाहिए। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए पर्सनालिटी के, ह्यूमन बीइंग की पर्सनालिटी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो है ये राइट्स ज़रूरी है। सी मैन इज़ नॉट मेयरली अ फिजिकल ह्यूमन बीइंग। अब क्या है कि वो ह्यूमन बीइंग जो है वो खाली एक फिजिकल जो है वो प्रेजेंस ही शो नहीं कर रहा है अपनी। ही हैज़ ब्रेन एंड ही इज़ इंटेलिजेंट। ह्यूमन एक ऐसा एनिमल है जिसके पास ब्रेन है, जो सोच सकता है, समझ सकता है। ही थिंक्स, ही अंडरस्टैंड्स एंड ही वॉन्ट टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़ इंडिपेंडेंटली। न खाली सोचने और समझने की ताकत है, उसको एक्सप्रेस करने की ताकत भी क्या है ह्यूमन बीइंग में है। सो फंडामेंटल राइट्स फुलफिल दिस नीड ऑफ एन इंडिविजुअल। इसीलिए फंडामेंटल जो राइट हैं हमारे वो बहुत ही ज़रूरी हैं, एसेंशियल है, ह्यूमन लाइफ के लिए एसेंशियल है। फंडामेंटल राइट्स हेल्प एन इंडिविजुअल टू मीट हिज मटेरियलिस्टिक नीड, है ना। राइट हमें आज़ादी है ना, हम कोई भी किसी भी तरह का काम कर सकें, राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कहीं भी जाएं कंट्री के किसी भी कोने में जाके कर सकें। तो एक मटेरियलिस्टिक नीड्स को गेन करने के लिए ये जो राइट्स हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड हिम अ स्कोप to follow a business or a professional and to earn wealth on property so that his rights of happy life, to lead a happy life can be fulfilled, उनको पूरा किया जा सके। So इसीलिए हम कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। Now what we see कि there are lots of many freedoms given to us by the constitution। वो कौन कौन सी हैं? So basically there are 6 kind of freedoms which are given to us by our constitution। सबसे पहली है freedom of speech and expression। freedom of speech and expression क्या बोलती है? that every citizen has the right to express himself freely, whatever he thinks about a particular topic he can express। अब this can be done in 2 ways, by speaking and by writing। या तो आप बोल के अपनी बात को कहो या आप लिख के, दो ही तरीके से कहोगे ना आप अपनी बात। देयरफॉर द फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन हैज़ बीन गारंटेड टू अस। लेकिन इसके साथ में ध्यान रखने वाली बात क्या है, मुझे फ्रीडम है कि मैं किसी चीज़ के बारे में बोलूँ या लिखूँ, लेकिन मॉरली मुझे ये अधिकार नहीं है कि मैं किसी के बारे में गलत लिखूं या ऐसे करूं। लेकिन हम क्या देखते हैं प्रेजेंटली, हम क्या देखते हैं कि
आप आर्टिकल्स पढ़ते हो, न्यूज़ सुनते हो, न्यूज़ देखते हो, न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, बहुत गलत बातें भी छपी हुई होती हैं। अब दिस इज़ ऑन आवर मोरालिटी कि हम गलत क्यों बोल रहे हैं, झूठ प्रचार क्यों कर रहे हैं। सेकेंड जो फ्रीडम हमें दी जाती है दैट इज़ फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली। धरने, प्रदर्शन, सिटिंग्स एंड ऑल हम लोग करते हैं किसी भी चीज़ के प्रति हम वी आर नॉट हम सहमत नहीं हैं उस चीज़ से। सो ये राइट टू असेंबल जो आइडिया है ये हमें देता है कि अपना प्रोटेस्ट शो करने के लिए पीसफुली वी कैन असेंबल एनी वेयर, है ना, बट विदाउट आर्म्स। दिस मस्ट बी अ पीसफुल प्रेजेंटेशन। थर्ड जो आज़ादी हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है वो है राइट टू फॉर्म यूनियंस एंड एसोसिएशंस। अलग अलग तरह की बहुत यूनियंस हमें देखने को मिलती है ना, हर चीज़ की यूनियंस हैं। तो हमें ये फ्रीडम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिली हुई है। फोर्थ जो फ्रीडम हमें मिली हुई है वो मिली हुई है फ्रीडम टू मूव फ्रीली इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एक जगह से दूसरी जगह तक हम जा सकते हैं, पूरे इंडिया में हम कहीं भी घूम सकते हैं। पासपोर्ट थोड़ी लगता है, जब हम घूमने के लिए जाते हैं ना, जहाँ मन करता है वहाँ जाते हैं। वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिखाना पड़ता है, आधार कार्ड अपना दिखाना पड़ता है या वोटिंग आईडी कार्ड है आपका, पैन कार्ड नंबर है, यही प्रूफ्स आपको देने पड़ते हैं आप कहीं जाते हो तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है आपके ऊपर, आप जहाँ चाहो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया घूम सकते हो, किसी भी सिलसिले में जा सकते हो। नेक्स्ट जो फ्रीडम हमें मिली हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से वो मिली हुई है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन। आपको कोई फोर्स थोड़ी करता है कि आपको ये करना है, आपका जो मन करता है आप कर सकते हो। कि जिसका मन करता है लॉयर बने, टीचर बने, प्रोफेसर बने, आईएएस बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आप जो चाहो प्रोफेशन फॉलो कर सकते हो। दिस राइट इज बीइंग गिवन टू यू बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सिक्स्थ जो राइट है हमारा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया हुआ है वो है फ्रीडम टू ऑप्ट एनी रिलीजन। आप अपनी जो रिलीजन चाहो वो ऑप्ट कर सकते हो, प्रीच कर सकते हो अपने रिलीजन के बारे में, लेकिन जब अपना धर्म चेंज कर सकते हो, लेकिन आप किसी भी धर्म के प्रति दुर्भावना ना रखो, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन आपसे चाहता है। अब हम में से कितना रखते हैं कितने नहीं रखते, ये अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आप सोच सकते हो, समझ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सारी फ्रीडम्स हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिली हुई है। देखो इससे आगे क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसलिए की हुई हैं ताकि से एक इक्वालिटी जो है वो मेंटेन रहे, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी भी चीज़ पे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, क्रीड, सेक्स, प्लेस, ये नहीं हो। सेम राइट्स मस्ट अप्लाई इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मैटर ऑफ एनीथिंग। पीपल कंस्टिट्यूटिंग द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये जो है सब कुछ इक्वल हो, है ना। तो इसके लिए इक्वालिटी, सबको इक्वालिटी मिले, इसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू इक्वालिटी दी हुई है। इट हैज़ बीन एक्सप्लेन फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18। 14 to 18 में राइट टू इक्वालिटी जो हमारा फंडामेंटल राइट भी है उसको एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले इक्वालिटी बिफोर लॉ कैसे है, देखो आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी all persons equality before law and equal protection of law within the territory of India. There can be no discrimination among the people of India on the basis of caste, creed, color, किसी भी बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में नहीं होता। ये तो थी इक्वालिटी बिफोर लॉ। सोशल इक्वालिटी क्या बात करती है, आर्टिकल 15 जो है, इट प्रोवाइड दैट द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट any citizen on the ground of religion, race, caste, sex, place of birth या any of them, इनमें से किसी भी चीज़ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। यही आर्टिकल जो है इट प्रोवाइड्स दैट ऑल द सिटीजन्स शैल हैव एक्सेस टू द शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल, प्लेस, है ना, हर जगह पर जहाँ भी वो जाना चाहे, इंडिया का सिटीजन जहाँ भी जाना चाहे उसमें वहाँ वो जा सकता है। इन जगह पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा।
नेक्स्ट जो इक्वलिटी हमें मिली हुई है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। कितने सारे गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो जनरेट की जाती हैं, है ना, प्राइवेट जॉब्स है, कहीं भी किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 जो है वो गारंटी करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल द सिटीजन्स। किस मैटर में? मैटर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। और किसी भी ऑफिस में काम करना हो, वहाँ पर किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि भैया इसको आता कम है लेकिन क्योंकि ये इस रिलीजन का है तो इसको हम एक्सेप्ट कर लें, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। नेक्स्ट जो इक्वालिटी है वो दी गई है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। हम जानते हैं इस चीज़ को कि इनिशियली इन द बिगनिंग बिफोर इंडिपेंडेंस अनटचेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री में थी, तो उसको ख़त्म करने के लिए एक सोशल जस्टिस में इक्वालिटी देने के लिए ये जो आर्टिकल है इसको इंक्लूड किया गया कि किसी भी तरह की कास्ट अनटचेबिलिटी, जो अनटचेबल कास्ट मानी जाती थी, वो उनसे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उस तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाएगा। नेक्स्ट जो हमें मिली हुई इक्वालिटी दैट इज एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट द डिग्रीज एंड टाइटल्स विच आर कंसर्न विद मिलिट्री एंड एजुकेशन। इनके अलावा और जितने भी टाइटल्स जो मिले हुए हैं किससे? गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब इंडिया में थी तब किया था, उन सब को ख़त्म कर दिया जाएगा, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे हैं जो कि इक्वालिटी को बढ़ावा देते हैं हमारी कंट्री में। अब देखो ये तो है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और चीज़ है, क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में गिवन है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में, इसमें एक नया चैप्टर इंक्लूड हुआ पार्ट 4 में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल 51A के तहत उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जगह दी गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा हम उसके बारे में बात करेंगे। देखो ड्यूटी का क्या मतलब है? ड्यूटी मीन्स द पॉजिटिव और नेगेटिव what a person needs to do, positive or negative work which a person needs to do. अब fundamental duties are those duties which are essential for every citizen for his own personal progress, for the progress of the society and for the well-being of the nation. खाली हम राइट की बात करें, भाई क्या कंट्री का हम सिर्फ देना है? हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इन ड्यूटीज़ के तहत डिस्क्राइब किया गया है। सो इसकी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉन कंट्रोवर्शियल इन नेचर। कैसे? पॉलिटिशियंस of different view agrees on the utility and the importance of fundamental duties. There is हम कह सकते हैं that कंट्री के इंटरेस्ट के लिए, सिटीजन्स को अवेक करने के लिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको बताने के लिए इस भाग को जोड़ा गया। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है दे आर आइडियाज एंड द गाइडलाइंस फॉर द सिटीजन्स कि आपका अपनी कंट्री के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, ये बताने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है वो जोड़ा गया। अब दीज आर द आइडियल्स इन नेचर एंड लेट द सिटीजन इन द राइट डायरेक्शन कि हमें हमारी कंट्री के लिए क्या करना चाहिए, इसको सही डायरेक्शन दिखाती हैं। देयर इज़ नो बैलेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल। दिस टेंडेंसी इज हार्मफुल टुवर्ड्स द सोसाइटी। अब ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं दे सर्व एज एन आइडियल बिहेवियर फॉर द सिटीजन्स। दे मेक सिटीजन्स टू अंडरस्टैंड कि उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए उनकी कंट्री के लिए। ये सारी चीज़ें हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बताई जाती हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे क्रिएट कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल। कैसे? ये जो ये द फुलफिलमेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर वॉलंटरी, दे आर नॉट कंपल्सरी। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपनी कंट्री से कितना प्यार करते हो, किस तरह आप उस प्यार को दिखा सकते हो, जता सकते हो, बता सकते हो। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के तहत बताई गई हैं। अब कौन कौन सी हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़?
फंडामेंटल ड्यूटीज़ 10 हैं। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर देयर। सबसे पहली है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। कौन को दे, जैसे नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, इन सबको हम रिस्पेक्ट से देखेंगे। सेकेंड है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर अवर नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। सेकेंड है टू अपहोल्ड एंड थर्ड है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है टू डिफेंड द कंट्री व्हेन अपॉन कॉल टू अस, जब भी ज़रूरत पड़े हम हमारी कंट्री को डिफेंड करें। टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, टू वैल्यू द प्रेजेंस ऑफ रिच हेरिटेज ऑफ अवर कल्चर, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट विच आर गिवन टू अस। अब इसमें सब कुछ आता है, हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, फॉरेस्ट हैं, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती है इसमें। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अवॉइड वायलेंस, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस एज एन इंडिविजुअल। तो ये सारी क्या है, ये सारी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि सभी सिटीजन्स को पूरी करनी चाहिए।